बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ की वापसी पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी की तारीख दोहराई जाएगी? यानी इसी तरह जिस तरह का सानहे कारसाज हुआ था, क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? और नवाज शरीफ तक जो धमकियां पहुंच रही हैं, क्या उन पर कोई अमल दरामद भी हो सकता है? और ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट मुलविस हो सकते हैं, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे कि नेब तरामीम का जो खात्मा है उसके पीछे की हकीकत में कहानी क्या थी, और हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि फैजाबाद धरना बुनियादी तौर पर क्या था और उसमें मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है, और नज़रसानी की दरख्वास्तों को किस तरह मतलब उनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये फैसला कितनी मुद्दत में आ सकता है। नाज़रीन, इन तमाम अहम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही हिम्मत और अहमियत की बात होती है। इससे मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। आप देखते हैं, मुझे हौसला मिलता है। इस वक्त मुझे आपके हौसले की, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बाकी हर किसी की मर्जी है, इतने सारे चैनल्स हैं, जो जिस चैनल पे जाना चाहे कोई किसी को रोक नहीं सकता। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि इस वक्त लंदन में गुज़िश्ता रोज भी बैठक हुई, आज फिर बैठक होगी। कानूनी माहिरीन भी वहां पर हैं, हुकूमती माहिरीन भी वहां पर हैं कि नवाज शरीफ की वापसी कैसे हो सकती है। लेकिन इससे कबल नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, जो एक दोस्त अरब ममालिक के एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की है, उसको अगर हम देखें तो फिर ऐसा लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। और नवाज शरीफ जिस तरह अड़ गए हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और 5 जजेस के हवाले से, तो इनमें से ऐसा इस वक्त महसूस होने लगा है कि जैसे जनरल बाजवा के लिए तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन जनरल फैज के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। और जनरल फैज को और जो 5 जजेस हैं उनको तो कम से कम किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस हवाले से इंतहाई जो अहम तरीन सवालात हैं या अहम तरीन जो मामलात हैं, अब वो इस वक्त अचानक मेरे जहन में आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि वो कर लिए जाएं। यानी सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे? जवाब कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी? कोई नहीं जानता। इमरान की आजादी कब होगी? कोई नहीं जानता। परवेज इलाही की रिहाई कब होगी? कोई नहीं जानता। ये वो सवाल हैं कि जिनको कोई नहीं जानता। उनमें नवाज शरीफ की वापसी भी एक सवाल है। नवाज शरीफ पर इस वक्त दबाव है, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले शहबाज गिल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। उसमें कहा गया था कि क्यों ना 21 अक्टूबर को पीटीआई के लड़के या पीटीआई के वर्कर जो आकर सड़कों पर आए। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि तसादुम की फिजा को पैदा किया जाए, यानी खून खराबा करवाया जाए कुछ भी करके। तो पीटीआई के मामला क्या हैं, इस पर मैं अलग इसके बाद जो व्लॉग करूंगा उसमें मैं आपको हकायत बता दूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये जो अफवाह गर्दिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से किसी दोस्त अरब मुल्क की अहम शख्सियत ने मुलाकात की है, तो उस हवाले से जो ज़राए ने मुझे आगाह किया है कि जिस शख्सियत ने उनसे मुलाकात की है उनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से तो है ही है, लेकिन वो खुफिया मालूमात के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल समझे जाते हैं। यानी उनके पास जो खुफिया मालूमात होती है वो ऑथेंटिक होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहतरमा जब दुबई में रुकी थी तो वहां पर भी उनको ऐसा ही पैगाम दिया गया था कि मत जाएं। तो इस वक्त अगर नवाज शरीफ को ये कहा जा रहा है मत जाएं, तो इसका मतलब ये है कि उनके आने पर सानहे कारसाज जैसी तारीख दोहराई जा सकती है, जिसमें कमोबेश 200 से ज्यादा इंसानी जिंदगियां जाया हुई थी और जो तबाही मची थी, और वो होलनाक मनाजिर आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। इसी तरह इसको आगे चल के अगर आप देखें तो फिर जो शहबाज गिल ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट पर सिर्फ शहबाज गिल का मामला नहीं है,
PTI के अंदर भी मुशावरत चल रही है कि आया 21 अक्टूबर को निकला जाए या ना निकला जाए, प्रोटेस्ट कहां से किया जाए, हमारी रैली कहां से जाएगी, इनकी रैली से कहां पर टकराव होगा और किस तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन बहुत सारी चीजों पर, जिस तरह 9 मई पर जो है वो मुशावरत की जाती थी, इस तरह 21 अक्टूबर पर भी मुशावरत की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल जो नवाज शरीफ की तारीख है, इस वक्त तक की जो इतलात हैं, अब ये मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ सकता हूं क्योंकि ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दो चीजों पर अड़े हुए हैं। एक तो वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और दूसरा ये कि जनरल बाजवा को तो खैर किसी हद तक उस पर हल्का हाथ रखा जा सकता है, लेकिन जनरल फैज और 5 जजेस के मामले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये तय हो चुका, उस पर कोई बात नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, सानिया कारसाज दोहराया जाए या फिर इंतखाबात के बीच में एक दिसंबर भी आ रहा है और टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है, और टीटीपी और पीटीआई, टीटीपी और जनरल फैज के इत्तेहाद और इल्हाक से कौन वाकिफ नहीं है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जनरल फैज या पीटीआई के जो वो लोग खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने टीटीपी के साथ इनकी अपना कोऑर्डिनेशन करवाई थी, वो क्या ऐसा कोई टास्क दे सकते हैं कि जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था लियाकत बाग में, क्या कोई ऐसा सानेहा भी रूनुमा हो सकता है? तो अगर हम डीपली जाएं, गौर से सोचें, तो जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नवाज शरीफ को शदीद सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। अब पहले वाली बात नहीं है, यहां पर मामलात कुछ और चल रहे हैं और ये मामलात इंतहाई खतरनाक हैं, जिसके नतायज पूरे मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं फैजाबाद मामले की तरफ जाऊं, आपको बताता चलूं कि इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि नैब तरामीम का खात्मा फिक्स मैच था, यानी एस्टेब्लिशमेंट और उमर अता बंदियाल के दरमियान फिक्स मैच था। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। यानी इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से हिकमत अमली मुरतब की है कि इंतखाबात में जो भी पार्टी उड़ने की कोशिश करेगी उसके पर उतर दिए जाएंगे। यानी जो भी जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के बरक्स जाने की कोशिश करेगी उसको कट टू साइज कर दिया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के बयानिए ने पीटीआई अपना PMLN को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और नवाज शरीफ का ये बयानिया लेकर अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट होगी। और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पीपुल्स पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर ली है और वो चाहती है कि नवाज शरीफ थोड़ा सा खुलकर बोलें और खुलकर बोलें, क्योंकि नवाज शरीफ का बोलना ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जबरदस्त किस्म का फायदा दे सकता है। तो इस हवाले से यूं समझ लें, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर राह हमवार हो रही है और पंजाब में PML रिड्यूस हो जाएगी, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसमें जो एक फैक्टर है वो ये भी है कि नवाज शरीफ इंतखाबात में शामिल नहीं होंगे, नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस और ऊपर से जो नैब के केसेस खुल गए हैं, तो इन तमाम केसेस में बरियत, जमानतें, ये सब चीजें ये वो हैं कि सजा का खात्मा, ये वो चीजें हैं कि इनसे जो है वो क्लीन चिट मिलने के बाद ही नवाज शरीफ किसी ना किसी हद तक वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल बन सकते हैं। तो उसके लिए अगर जनवरी के लास्ट वीक में इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो फिर नवाज शरीफ चौथी मरतबा फिलहाल वजीर आजम नहीं बनेंगे। ताहम अगर शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार लाकर खड़ा कर दिया जाता है तो फिर जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह होगी कि जो बात नवाज शरीफ में है वो शहबाज शरीफ में नहीं है। तो इसके आगे नाज़रीन मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि फैजाबाद धरने के हवाले से 28 सितंबर को जो समाअत मुकर्रर की गई है उसमें क्या होगा। उसमें सबसे पहले तो जो नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं 2 या 3 समाअतों तक उन दरख्वास्तों को सुना जाएगा। माफ कीजिएगा, बार बार मैं पसीना वो कर रहा हूँ,
کیونکہ کراچی میں اس وقت شدید حبس ہے اور شدید گرمی ہے، اور میں آپ کو پتا ہے کارڈیک پیشنٹ ہوں، تو میرا دم گھٹ رہا ہے اور پسینہ میرا بہت زیادہ۔ بہرحال ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیض آباد مطلب ان درخواستوں کو نمٹایا جائے گا۔ اس کے بعد جو اصل فیصلہ ہے، جو 19 فروری 2019 کو سنایا گیا تھا، پھر اس پر عمل درآمد کے حوالے سے دریافت کیا جائے گا۔ اب اس میں مطلب اگر آپ دیکھیں تو جو اپنا پاک فوج کے افسران ملوث تھے، ان میں اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید اور اس وقت کے اپنا جو میجر جنرل جو ڈی جی رینجرز سے یعنی اظہر نوید جاوید، جو آپ کو اس تصویر میں پیسے بانٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، وہ مطلب حکومت مخالف دھرنے کے لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف، اور اس کے علاوہ کور کمانڈر کوئٹہ آصف غفور جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے، وہ وکیل بنے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن اتنے شفاف تھے کہ تاریخ ثابت کرے گی۔ تو جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد مطلب جو حلف اٹھایا جاتا ہے، اس حلف کو دیکھیں کہ فوجی افسر کا یا سپاہی کا یا اس کا جو بھی حلف ہوتا ہے، اس میں ایک چیز واضح طور پر ہوتی ہے کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی کردار یا عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر پھر سیاست میں کردار اور عمل دخل کیوں نظر آیا؟ کیوں پیسے بانٹتے نظر آئے؟ پیسے تو بانٹے ہی بانٹے، آپ نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس وقت ایک وہ ایگریمنٹ آپ کی اسکرین پر ہے، جس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس کے دستخط ہیں اس پر۔ اگر میں آپ کو بتا سکوں تو اس معاہدے پر میرے خیال میں وہ میرے دوسرے موبائل میں ہے، اس پر جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے یعنی اپنا احسان اقبال صاحب، ان کے بھی دستخط ہیں، اور ڈی جی سی جنرل فیض کے دستخط بھی ہیں، اور وہ دستخط اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ جی یہ بالکل، اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو مرکزی امیر تھے، ان کے دستخط ہیں، پیر محمد افضل قادری سرپرست اعلیٰ، ان کے دستخط ہیں، محمد وحید مرکزی ناظم اعلیٰ، ان کے دستخط ہیں، اور دوسری طرف سے وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال کے دستخط ہیں، وفاقی سیکریٹری داخلہ ارشد مرزا کے دستخط ہیں 27 نومبر 2017 کو، اور پھر یعنی جو آخر میں دستخط ہیں وہ ہیں میجر جنرل فیض حمید، ڈی جی سی آئی ایس آئی۔ اب یہ 2017 کا جو دھرنا تھا، اس نے پاکستان کی معیشت کو کم و بیش 80 ارب روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ 18 19 دن یا 20 دن تک کا یہ جو دھرنا تھا، اس دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، جس پر مجبور ہو کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اپنا سو موٹو لینا پڑا تھا، اور اس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس مشیر عالم نے سماعت کی تھی، اور فیصلہ سنایا تھا کہ جو بھی اس میں فوجی افسران ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ یعنی 2017 کا دھرنا، فیصلہ آیا 2019 میں، اور آج ہم 2023 کے آخر میں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ادارے میں کارروائی نہیں ہوتی، سو خون مات سب کرتے کرو، جو جی میں آئے کرو۔ تو بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔